Is which of these is a direct source of energy for the muscle contraction? ATP, creatine phosphate, lactic acid, both A and B. तो याद रखिएगा एटीपी हमेशा बनते हैं ग्लाइकोजन के ब्रेक होने से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के ब्रेक होने से एटीपी बनेगा, और साथ हमारे पास क्रिएटिन फॉस्फेट भी सोर्स होता है एनर्जी का इन मसल। जबकि लैक्टिक एसिड बेसिकली ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं जो कि वेस्ट के तौर पे ट्रीट होता है, इसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लाइकोजन। सो मेन सोर्स हमारे पास जो डायरेक्ट बनेगा वो एटीपी भी बनेगा और क्रिएटिन फॉस्फेट भी बनेगा। सो द आंसर शुड बी ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अब चेंजेस देखिए क्या क्या होती हैं। सार्कोमियर इंक्रीज इन साइज, कभी भी ऐसा नहीं होता, सार्कोमियर डिक्रीज इन साइज। मायोसिन स्लाइड पास्ट द एक्टिन, जी बिल्कुल स्लाइड्स तो होते हैं जरूर। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता। बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी तो कभी भी नहीं हो सकता, तो आपके पास बीटा ऑप्शन ही बनती है, मायोसिन स्लाइड्स पास्ट एक्टिन। नेक्स्ट, which of the following changes occur when the skeleton muscle contract, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी क्या क्या होता है। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें द ए बैंड शॉर्टन, तो याद रखिएगा ए बैंड इज एग्जैक्ट इक्वल टू मायोसिन, तो इसमें तो कभी भी चेंज नहीं आता। द आई बैंड शॉर्टन, डेफिनेटली आई बैंड जो है वो जरूर शॉर्ट होता है। द जी लाइंस स्लाइड फर्दर अपार्ट, नहीं जी लाइंस कभी भी दूर नहीं जाती बल्कि ये पास आ जाती हैं। द एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनती है, दैट इज द आई बैंड शॉर्टन, तो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट, द थिन फिलामेंट इन मायोफिब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, जी लाइंस, मायोसिन एंड सार्कोमियर। तो हमारे पास दो ही मेन हमारे पास होती है मायोफिब्रिल, एक हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं थिन और एक जिसे बोलते हैं थिक। जो थिन है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर एक्टिन होगा, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन होगा और उसके अंदर ट्रोपोनिन होगा, जबकि जो थिन होता है उसके अंदर मायोसिन होता है। तो हमारे पास थिन के अंदर शामिल होगा एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। नेक्स्ट है, the contraction of the striated muscles is initiated by the release of the energy in the presence of acetylcholine, calcium ions, chloride ions and iron। तो याद रखिएगा जब भी स्टीराइडेड मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कैल्शियम का रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम आयॉन्स इज इक्वल टू मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयॉन्स इज इक्वल टू मसल रिलैक्सेशन। सो द आंसर इज कैल्शियम आयॉन्स। Next, in the mammalian skeleton, there is a distinct synovial joint between bones to cranium, humerus to ulna, sacrum of ilium, sternum and floating ribs। तो याद रखिएगा ह्यूमरस टू अल्ना जो हमारे पास है, यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, विच इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जबकि बाकी अगर आप एग्जांपल्स देखें तो उनमें हमारे पास जो है वो स्लाइटली मूवेबल या बिल्कुल जो है वो इनमूवेबल जॉइंट की एग्जांपल्स है। तो ह्यूमरस और अल्ना जो है वो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट में आएगा, जिसमें ये हमारे पास ह्यूमरस है और अल्ना हमारे पास यहाँ होती है, अल्ना और रेडियस नीचे होती है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, रिब्स, शोल्डर गिर्डल, पेल्विस, फीमर, ऑल ऑफ अबव। तो याद रखिएगा रिब्स हमारे पास जो है ये एक्सियल का पोर्शन है, बाकी सारे हमारे पास जो है वो अपेंडिकुलर का पोर्शन है। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड सैक्रम, कॉक्सिक, तो सैक्रम कॉक्सिक जो है, उसके बाद सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, वर्टिब्रीज, तो ये सारे हमारे पास जो है वो शामिल हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। उसमें सर्वाइकल रीजन होता है, उसके बाद उसके अंदर थोरैसिक रीजन होता है, लंबर रीजन होता है और पैल्विक रीजन होता है, जिसको दो हिस्सों में लेके जाते हो, सैक्रम और कॉक्सिक। तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज आंसर बनेगा। द नेक्स्ट वन, इन मैमेलियन द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रीज आर नो डेफिनेट, 7, 11, वेरीज विद द साइज ऑफ द नेक। तो याद रखिएगा इनकी जो नंबर है वो कांस्टेंट होती है और वो 7 होती है, तो हमारे पास आंसर होगा 7। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, स्कल, ऑर्बिट, ऑल ऑफ दिस। बेसिकली स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन स्कल के दो पार्ट होते हैं, एक फेशियल पोर्शन और एक हमारे पास होता है अपेंडिकुलर पोर्शन। जो क्रेनियम होता है ये बेसिकली ब्रेन को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। क्रेनियम के बाद जो है वो निन्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारे पास वो स्कल का पोर्शन क्रेनियम बनेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांटीग्रेट, रैबिट्स, मंकी, हॉर्स एंड कार्निवोर्स। अगर हम प्लांटीग्रेट्स की बात करें तो प्लांटीग्रेट्स में हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन बनती है वो मंकीज बनती है, तो मंकी हमारे पास जो होते हैं वो प्लांटीग्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस काज द अपलिफ्ट ऑफ, तो हमेशा ये जो ब्रैकियोरेडियलिस है इसके जो वर्ड की लास्ट जो हमारे पास अगर आप देखें तो रेडियलिस से रेडियस का वर्ड निकलता है, तो हमेशा ये रेडियस को क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। तो हमारे पास आंसर होगा अल्फा विच इज रेडियस।
नेक्स्ट मॉल्टिंग, मॉल्टिंग मीन जिसे आप एग डायसिस भी कहते हैं कि वो इमेच्योर से जैसे ही मैच्योर होता है तो लगातार विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एक्सोस्केलेटन को ओल्ड को उतारता है और रीन्यू करता रहता है। तो मोल्डिंग अकर्स इन द आर्थ्रोपोड्स एक्ट, तो डेफिनेटली जब तक वो इमेच्योर है तब तक उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो होगी, और जैसे ही मैच्योर हो जाएगा तो मोल्डिंग रुक जाएगी। सो ऑप्शंस थी इमेच्योर, मैच्योर, बोथ, डू नॉट अंडरगो मोल्टिंग, तो डेफिनेटली इमेच्योर स्टेज में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास दी कार्डिक मसल्स आर वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, तो डेफिनेटली दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, तो आंसर हमारे पास बनेगा बीटा ऑप्शन विच इज इनवॉलंटरी। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द काज ऑफ द क्रैम्प्स, तो क्रैम्प्स के काज बताने हमने। बेसिकली ये जो है वो एक मसल का एक पुलिंग स्टेट होता है जिसमें पूरा मसल पुल हो जाता है फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो मेन काजेज है हमारे पास वो है जी लो ब्लड शुगर लेवल होगा, इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, वाटर लेवल बहुत कम हो गया जिसकी वजह से आयॉन्स की जो है वो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई, या इरिटेबिलिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन, यानी जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर तौर पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा मसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से मसल जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो क्या हो गए, फ्री हो गए, और वो इनवॉलंटरी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। सो दीज आर द काजेज ऑफ द क्रैम्प। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेटनस एंड टेटनी। अगर हम टेटनस की बात करें तो ये पैथोलॉजिकल होती है, यानी एक स्पेसिफिक पैथोजन इन्वॉल्व होता है, और वो पैथोजन हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी होता है जो कि एक बैक्टीरिया है। सॉइल बॉर्न है बेसिकली, यानी सॉइल के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है वो शामिल है। जैसे आपकी बॉडी को कट वगैरह लग जाए तो उस वूंड से, उस कट से ही आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और स्केलेटल मसल्स के अंदर अपना टॉक्सिक जो है वो कंपाउंड रिलीज करके होल्ड कर लेता है, उनको ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। और स्टिफनेस में ये स्टार्ट करता है फ्रॉम योर जाज, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेक, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो पैरालाइज होगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी को ये पैरालाइज कर देता है। और अगर हम टेटनी की तरफ आए तो ये एक बायोकेमिकल जो है वो डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है। जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो मसल प्रॉपर तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, उनमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती और मसल जो है वो पुल होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास जो है वो लेरिंग्स के मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जो पुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालाइज हमें फेस करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज लिगामेंट। हम अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं। एक को टेंडन बोलते हैं, एक को लिगामेंट बोलते हैं। अगर हम बोन टू बोन लिंकेज की बात करें तो हमारे पास बोन टू बोन लिंकेज जो है वो हमेशा लिगामेंट की वजह से होती है, और अगर हम बात करें मसल टू बोन कनेक्शन तो वो हमेशा टेंडन की वजह से होती है। तो लिगामेंट हमारे पास बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे पास बोन टू बोन क्या कर रहे होते हैं, कनेक्शन कर रहे होते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। हमारे पास बेशुमार प्लांट्स हैं जो जिगजैग मैनर में जो है वो शो करते हैं अपनी मूवमेंट को। अब बेसिकली उन प्लांट्स की अगर हम टिप की बात करें तो टिप का जो मेन पार्ट होता है उसे एपेक्स कहते हैं। एपेक्स में लगातार ऑक्सीजन पैदा होता है, सेल डिवाइड होते हैं और ग्रोथ होती रहती है। अब ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन, एपेक्स अपने कुछ पोर्शन को जो है वो ज्यादा ग्रोथ में ले जाता है, कुछ पोर्शन को कम ग्रोथ में, जिसकी वजह से जिगजैग मैनर में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी प्लांट की जो स्टेम का जो है वो जिगजैग मैनर में मूव करना, उसकी वजह बेसिकली क्या है, टिप के अंदर, एपिक्स के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से अनइक्वल सेल डिवीजन होगी, जिससे अनइक्वल क्या होगी, ग्रोथ होगी। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी रिब्स डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम। याद रखिएगा हमारे पास 12 पेयर होते हैं रिब्स के। जो लास्ट टू हमारे पास पेयर्स होते हैं विच आर 11 एंड 12, दे आर नॉट अटैच विद द स्टर्नम, वो फ्री होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो हमारे पास 2 पेयर होंगे जो कि अटैच नहीं होते। नेक्स्ट है हाउ इज रिकेट्स प्रोड्यूस्ड। तो रिकेट्स बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होती जाएगी रिकेट्स की बीमारी उतनी ज्यादा होती जाएगी, और कॉमनली ये हमारे चिल्ड्रंस के अंदर बहुत ज्यादा फेमिलियर है। अगर हम उनको मिल्क दें या एग दें, मिल्क के अंदर और एग के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है, तो फिर उनके अंदर जो है वो बॉन स्ट्रेंथ में आती है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का आपस में बहुत ज्यादा रिलेशन है। अगर विटामिन डी होगा तो वो कैल्शियम का अपटेक करेगा, कैल्शियम अपटेक करेगा तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगी। तो रिकेट्स की जो मेन वजह है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और विटामिन डी का हमारे पास मेन सोर्स क्या है, तो हमारे पास एग हो गया, ये मेन सोर्स है, या हमारे पास जो है वो अगर हम अपनी बॉडी को एक्सपोज करें टूवर्ड्स सनलाइट तो तब भी हमारे पास जो है अच्छा खासा वहां से हमें रिसीव होती है विटामिन डी। याद रखिएगा सूरज से हमें विटामिन डी नहीं मिलती, बेसिकली वो एनर्जी देता है जिससे हमारी स्किन खुद विटामिन डी बनाती है। और
विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, यानी ऐसा दूध इस्तेमाल किया जाए जिसमें विटामिन डी शामिल हो। तो ये हमारे पास मेन उसकी जो है वो सोर्सेज हैं जो इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द काज ऑफ द टेटनस। तो टेटनस का मेन काज अभी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली पैथोलॉजिकल है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो इसका मेन जो है वो बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है आपकी बॉडी में आता है और ये सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होता है। इट विल एंटर इन योर बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कट, एनी काइंड ऑफ वूंड। जब कभी आप सड़क वगैरह में कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह आप फेस करते हो तो आपको बोला जाता है कि फौरन आप टेटनस के क्या करें, इंजेक्शन लगाएं। अब इस बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी होती है कि ये बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर जाके स्पोर्स बना लेता है और स्पोर्स का कैरेक्टर ये होता है कि दे कैन टॉलरेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू द अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, जिससे ये बॉडी में अडेप्टेशंस करके हमारी बॉडी को ज्यादा अच्छे तरीके से डैमेज कर सकता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इज मसल फटीग प्रोड्यूस। सो मसल फटीग की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो मेन सोर्स है यहाँ पे हमारे पास वो है जी एटीपी की डेफिशिएंसी। यहाँ एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है सो मसल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकें, तो वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। जब स्टिफ होंगे, रिजिड होंगे, तो डेफिनेटली आप मूव करेंगे तो आपको पेन जो है वो फेस करना पड़ेगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि मसल जो है वो एरोबिक से एन एरोबिक में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है और बॉडी की पीएच भी चेंज हो जाती है। अब जब एटीपी की अच्छी खासी डेफिशिएंसी है तो उस वक्त क्या होगा, जो एटीपी के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो एडीपी का आता है। तो एडीपी जो है वो सपोज करें दो एडीपी एक दूसरे के सामने आते हैं, एक अपना फॉस्फेट देकर एडीपी को एटीपी बनाता है और खुद वो एएमपी बन जाता है और वो एएमपी फर्दर ब्रेक होकर वेस्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और ये जो एडीपी था वो एटीपी में चेंज होकर बॉडी को एनर्जी देने चला जाता है। इस तरह लगातार जो है वो हमारे पास एटीपी कम होना शुरू हो जाते हैं और एडीपी से एएमपी बन के वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स अवेलेबल नहीं होता। सो द नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो हेड पोर्शन आता है, उसमें हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स वगैरह शामिल हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। जबकि वो तमाम बोन्स, वो तमाम स्ट्रक्चर जो इस एक्सियल रीजन से बाहर की तरफ निकलते हैं, लेफ्ट और राइट निकलते हैं या लोअर साइड पे अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, वो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। उनको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक पेक्टोरल गिर्डल और एक पैल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल जिसमें हमारे पास शोल्डर और आर्म्स आएंगे और पैल्विक गिर्डल जिसमें हमारे पास जो है वो पैल्विक रीजन में हमारे पास कॉक्सियल बोन्स और हमारे पास जो है वो लेग्स शामिल है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोटैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक स्टिमुलस। फोटोटैक्टिक की अगर हम बात करें तो फोटो वर्ड ही बता रहा है हमें लाइट को। तो बेसिकली एक इस तरह की मूवमेंट जिसमें एंटायर सेल विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द बेस ऑफ लाइट। स्टिमुलस यहाँ पे लाइट है। एग्जांपल, सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्म मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ताकि क्लोरोप्लास्ट को एक प्रॉपर लोकेशन पे लेके आया जाए ताकि वो मैक्सिमम लाइट की एनर्जी को क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके, उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं, वो फोटोटैक्टिक है। और अगर हम कीमोटैक्टिक की बात करें तो कीमोटैक्टिक बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द एंटायर सेल और द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द बेस ऑफ केमिकल। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जब स्पर्म मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वो हमेशा हमारे पास कीमोटैक्टिक होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। तो बॉन्स के हमारे पास तीन तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। अगर हम ऑस्टियोसाइट्स की बात करें तो दीज आर मैच्योर बोन सेल्स। अगर हम ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें तो दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स जो बॉन को बना रहे होते हैं। अगर बात की जाए जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो है वो बॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और कार्टिलेज भी बहुत ज्यादा होता है, तो कार्टिलेज को रिप्लेस करके बॉन्ड करना वो भी काम जो है वो किसका होता है, ऑस्टियोब्लास्ट का होता है। और एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है बोन को डिसॉल्व करना। सो हमारे पास तीनों सेल जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो गए। सो द नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रैकियालस एंड ब्रैकियोरेडियालस। अगर ब्रैकियालस की बात की जाए तो बाइसेप के नीचे ये एक मसल जो है वो मौजूद होता है जो कि बाइसेप इसके ओरिजिन होगा और अल्ना इसका जो है वो क्या होगा, इंसर्शन होगा और ये अल्ना को अपलिफ्ट करने में इन्वॉल्व होता है। और अगर ब्रैकियोरेडियालस की बात करें तो ये भी बाइसेप के नीचे होता है, इसका ओरिजिन जो है वो बाइसेप होगा और इसका इंसर्शन जो है वो रेडियस होगा और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रेडियस को अपलिफ्ट करने में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन। मसल जब भी बॉन के साथ अटैच होते हैं तो दो मेन रीजन होते हैं। एक ओरिजिन हमेशा इमूवेबल बॉन होगी जहां पे बॉन मूव नहीं करेगी और इंसर्शन हमेशा वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है मसल का जहां पे बॉन क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। सो द नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉन एंड कार्टिलेज। हमारे पास जो मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, मोस्ट रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, वो हमारे पास बॉन होता है।
अब बॉन्ड की अगर हम बात की जाए तो बॉन्ड के अंदर जो आउटर रीजन होता है उसे हम कॉम्पैक्ट कहते हैं, इनर रीजन को हम जो है स्पॉन्जी कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होंगी, बोन मैरो भी होगा, ब्लड वेजल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी। और अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो पहली बात ये इलास्टिक जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके लिविंग सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा कार्टिलेज के अंदर कभी भी ब्लड वेजल्स नहीं होती, इनके अंदर नर्व्स नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बॉन के अंदर ब्लड वेजल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी, बोन मैरो भी होगा। कार्टिलेज के अंदर बोन मैरो भी नहीं होता, ब्लड वेजल्स भी नहीं होती, नर्व्स भी नहीं होती। बोन एक हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज हमारे पास जो है वो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, और मोस्टली ये ज्यादातर जो है वो जॉइंट्स जहां पे इन्वॉल्व होते हैं वहां पे ज्यादा होता है। सो द नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। अगर हम बात करें ट्रोपोनिन की, तो ट्रोपोनिन हमारे पास जब हम बात करते थे थिन फिलामेंट, तो थिन फिलामेंट में हमारे पास एक्टिन था, ट्रोपोनिन था, ट्रोपोमायोसिन था। ट्रोपोनिन की जब हम बात करते हैं तो इसकी तीन हमारे पास टाइप थी, ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन 2, ट्रोपोनिन 3। ट्रोपोनिन 1 जो था वो डायरेक्टली अटैच था विद एक्टिन, ट्रोपोनिन 2 जो था वो ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है, और ट्रोपोनिन 3 जो है ये भी सुपरफिशियल होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर फॉर द अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम आयोन्स। और अगर हम ट्रोपोमायोसिन की बात करें तो ये दो हमारे पास फाइबर होंगे जो ट्विस्टेड मैनर में एक्टिन मॉलिक्यूल्स की दो चेन्स को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, अच्छी तरह जो है वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसमें एक्टिन के जो है वो सारे के सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कवर कर लिए जाते हैं। तो ट्रोपोनिन 3 टाइप के, और ट्रोपोमायोसिन 2 हमारे पास क्या होंगे जी, स्ट्रैंड होंगे, दो जो है वो लेयर्स होंगी जो कि ट्विस्ट हो रही होंगी अराउंड दी एक्टिन।